हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी और इसमें देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका से संबंधित इस बुक में जो भी पॉइंट्स दिए गए उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स को देखने के बाद वीडियो के एंड में हम लोग 15 MCQ भी लगाएंगे ताकि आपका अच्छे तरीके से ये टॉपिक रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा है भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हम इनको कवर करते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए वो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट्स था। सेकेंड पॉइंट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। एक पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा कि जो भारत में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखिए 42वें दिया गया, लेकिन अगर हम अभी के वर्तमान में बात करें तो वो कौन है? 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? जैसे कि 47वें बात किया जाता है। यहाँ पे वर्तमान में एक्चुअली ये बुक पहले की है तो यहाँ पे पहले लिखी गई है, वर्तमान में यहाँ पे नहीं, क्योंकि शरद अरविंद बोबड़े के बाद 48वें जो बने थे वो कौन है? NV रमन्ना। ये ध्यान रखेंगे, NV रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े के बाद ये बने हुए थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और अगर आगे पॉइंट्स की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के आगे पॉइंट्स की बात करें तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने के अधिकार है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट, जैसे कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अलग अलग प्रकार के 5 रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये जो शक्ति दी जाती है वो 32 आर्टिकल के तहत दी जाती है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो होते हैं वो 226 आर्टिकल के तहत जारी करते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट जो होते हैं वो 226 के तहत। याद रखिएगा। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए 65 वर्ष रखी गई है। तो ये भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ये पॉइंट्स एकदम VVI है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 2,80,000 रुपये, जबकि अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2.5 लाख रुपये। ये याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? KK वेणुगोपाल। ये ध्यान रखिएगा, KK वेणुगोपाल। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि KK वेणुगोपाल को 2017 में ही नियुक्त किया गया था भारत के महान्यायवादी के पद पर, लेकिन हाल ही में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में 2021 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये भी याद रखिएगा, KK वेणुगोपाल। अगला पॉइंट्स, जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम लोग MCQ में भी कवर कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो बस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीबी। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय की प्रथम जो न्यायाधीश थी वो कौन थी? तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष। मैंने आपको ऊपर में बताया था, जो कि उच्च न्यायालय के 62 वर्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि ये पहले एग्जाम्स में पूछे जाते थे। जो रेलवे का एग्ज़ाम्स पहले हुआ करते थे तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता था कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर, इस तरह से। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं चाहो तो।
अगला पॉइंट्स देखिए, 2 या अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, विधि के द्वारा संसद के द्वारा की जा सकती है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोकपद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम जो महिला थी लीला सेठ थी। ठीक है, लीला सेठ, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे आप कमेंट्स करके ये बताइए कि वो किस उच्च न्यायालय की ये बनी थी। ठीक है, लीला सेठ जो है वो किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। यहाँ पे एक पॉइंट्स है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह का उच्च न्यायालय वो किसके अंतर्गत आता है, कोलकाता के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो पहले होता है। तो आपको पता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के अंतर्गत बात कही गई है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं वो सार्वजनिक धन के संरक्षक कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ध्यान रख सकते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, महान्यायवादी के वेणुगोपाल। जबकि राज्य स्तर पर महान्यायवादी ना होकर के महाधिवक्ता होते हैं जिनके बारे में उल्लेख 165 अनुच्छेद में किया गया। ये सभी चीज़ें याद रखना है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है परंतु वो मत नहीं कर सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता है, मतदान करने का अधिकार उसको नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अब छोटा सा मैं एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, हीरालाल कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली जो महिला न्यायाधीश बनी थी कौन थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, फातिमा बीवी, ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है। अगर हाईकोर्ट का बात किया जाता तो वहाँ पे हाईकोर्ट के रूप में हम लोग कह सकते हैं लीला सेठ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, कमेंट्स करते चलिए। राइट आंसर आपको अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे सही होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों से संबंधित जो भी याचिकाएं होती है जैसे कि रीट जारी करने की जो शक्ति होती है उच्च न्यायालय जो होता है वो 226 के तहत करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त होता है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि क्वेश्चन आपका रिपीट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है कौन, तो अनुच्छेद 129। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात जब की जाती है तो 124 होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपको 123 तो पता ही होगा, 123 और 143 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। तो 123 क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 143 जो होते हैं वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की बात जो की जाती है वहाँ पे आता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। जब दोनों का पद खाली हो तो उस वक्त कह सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको याद रखिएगा, पी.एन. भागवती, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पी.एन. भागवती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का
एडवोकेट होना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने वर्ष, 10 वर्षों तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10 वर्षों तक। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोज़ाना अपडेट्स मिलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय को बताइए, भारत के जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यहाँ पे ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय की जब बात की जाती है तो वहाँ पे 62 वर्ष टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था किन प्रमाणों पर आधारित हटाया जा सकता है। तो कदाचार और असमर्थता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो पहले रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? और वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो वकालत कर सकते हैं। कहाँ पे? किसी भी न्यायालय में नहीं, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।